अब देखिएगा, अब हम चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, रेंज एंड नल स्पेस। अब रेंज एंड नल स्पेस को समझ लीजिएगा। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुकी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ लिया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आगे अब आपको सिखाया जाता है कि रेंज स्पेस और नल स्पेस क्या होता है। अब देखिएगा 6.1 हेडिंग है, रेंज एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ देखिएगा, लेट टी पी एफ टेंड्स टू डब्ल्यू एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी मेरी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जो कि हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था। और उस टी के ट्रांसफॉर्मेशन के आगे जो वेक्टर रखे जाएंगे वो वी एफ से आएंगे और जो आंसर आएंगे वो डब्ल्यू एफ से आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखना, बी एफ से डब्ल्यू एफ आप जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, जहाँ से एलिमेंट आते हैं वो आपका डोमेन कहलाता है और डब्ल्यू एफ, और जहाँ से आंसर आते हैं वो आपका कोडोमेन कहलाता है। ये आपकी 12th क्लास की डेफिनेशन है। टी के आगे जो एलिमेंट आएंगे वी एफ से आएंगे वो आपका डोमेन है, और जो डब्ल्यू एफ है वो आपका कोडोमेन है। तो यानी कि टी के आगे जब आप वैल्यू रखने जाएंगे, टी के आगे जो वेक्टर आप रखने जाएंगे वो वेक्टर आपके वेक्टर स्पेस वी एफ से आएंगे, और जो आंसर है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो वेक्टर स्पेस डब्ल्यू एफ से आएगा। लेकिन मैपिंग के बारे में कहीं 1 1 और 2 के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो डब्ल्यू के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट टी इमेज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब बात करते हैं रेंज स्पेस की। यानी कि जब आप टी में, जब टी के आगे आप वी के वेक्टर रखना शुरू करेंगे तो आंसर जो आएंगे वो डब्ल्यू के वेक्टर आएंगे। क्या आएंगे? डब्ल्यू के वेक्टर। तो डब्ल्यू के वो सारे वेक्टर उठा लीजिएगा, डब्ल्यू के वो सारे वेक्टर उठा लीजिएगा जो वी के वेक्टर की टी इमेज हैं। यानी कि v के वेक्टरों को जब आप t में रखना शुरू करेंगे तो जो आंसर w के बनेंगे उन सारे आंसर्स को उठा लीजिएगा, वो उसका जो सेट है वो कहलाएगा रेंज स्पेस। तो यानी कि ये डेफिनेशन उसी तरह से है जैसे कि 12th क्लास में रेंज की डेफिनेशन होती है। जैसे कि 12th क्लास वाले y=fx कहते हैं तो y को वो रेंज कहते हैं, यानी कि जो आंसर होता है वो रेंज होता है। तो यानी कि रेंज स्पेस जो होगा वो WF का सबसेट होगा, और उसमें वो सभी एलिमेंट यानी कि वेक्टर लिए जाएंगे जो V के एलिमेंट की T इमेज उपलब्ध होंगे। ये डेफिनेशन है इसमें। रेंज ऑफ T will consist of all those vectors of W which are T image of vectors X in dimension domain V। यानी कि रेंज ऑफ टी की रेंज विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू, वो डब्ल्यू के उन सभी वेक्टर को रखेगा विच आर टी इमेज ऑफ वेक्टर्स एक्स इन डोमेन वी। यानी कि डोमेन वी में जो इस एलिमेंट को अगर आप एक्स कहते हैं तो उसके जो आंसर बनेंगे वो सारे के सारे रेंज कहलाएंगे। इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। आर टी देखिएगा, आर टी में आया है वाई, और कहाँ से आया है? डब्ल्यू से आया है, सच दैट टी एक्स इक्वल टू वाई, और एक्स आया है वी से। यानी कि अगर v का एलिमेंट x लेते हैं और आपको tx इक्वल टू आंसर y मिलता है और y बिलोंग्स करता है w को, तो वो एलिमेंट होगा rt का। अब rt में रहने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो w से आए हैं, तो rt सबसेट ऑफ w। तो हमारा जो rt है वो w का सबसेट है। अब दूसरी बात आती है नल स्पेस ऑफ t। नल स्पेस में जो एलिमेंट आएंगे वो v के आएंगे। किसके? नल स्पेस में जो एलिमेंट आएंगे वो v के आएंगे, यानी कि डोमेन के आएंगे, और इसमें वो सभी वेक्टर रहते हैं जिनका आंसर w का नल वेक्टर होता है। यानी कि डोमेन v में रहने वाले वे सभी एलिमेंट जिनकी टी इमेज यानी कि फार्मूले में रखने पर जिनका आंसर w का नल वेक्टर यानी कि ओरिजिन बनता है, शून्य बनता है, वे सारे एलिमेंट जिस सेट में रहते हैं वह नल स्पेस कहलाता है। अब यह डेफिनेशन, नल स्पेस ऑफ टी विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ डोमेन वी whose टी इमेज इज नल वेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू। डिनोट करते हैं इसे एंटी से, x बिलोंग्स टू v, इसके अंदर x रहेगा जो v से आएगा। खास बात क्या होगी? tx इक्वल टू होगा 0 के, और 0 बिलोंग्स करेगा w को।
अब क्लियर हो जाता है कि एंटी में एक्स रहता है जो बी से आया है, एंटी इज सबसेट ऑफ बी, एंटी जो है बी का सबसेट है। अब बात करते हैं नलिटी की। डायमेंशन ऑफ एंटी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय न्यू टी। अब एंटी तो आपने तैयार कर लिया है, नल स्पेस, नल स्पेस में आपने पीछे बेसिस एंड डायमेंशन चैप्टर अभी खत्म करके आए हैं आप इससे पहले, और एंटी की आप डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन जो एंटी की होगी वो कहलाएगी नलिटी और डिनोटेड की जाएगी वो न्यू टी से। उसी तरह से बात है रैंक की। अब ये आर टी जो आपका रेंज स्पेस है इसकी डायमेंशन निकाल लीजिएगा। डायमेंशन ऑफ आर टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय रो टी। यानी कि अगर आप रेंज स्पेस आर टी की डायमेंशन निकाल करके लाते हैं तो वो रैंक कहलाती है, और नल स्पेस एन टी की डायमेंशन अगर आप निकाल के लाते हैं तो वो नलिटी कहलाती है। अब देख लीजिएगा इसमें। इसके बाद आगे 6.2 में एक थ्योरम है। सिक्स पॉइंट टू आर्टिकल में थ्योरम है टी सच दैट V tends to W where T is linear transformation, where T is linear transformation, then prove that range and null space are subspace of W and V respectively। अब ये डेफिनेशन हमें सिद्ध करने के लिए दे दी है, ये थ्योरम हमें सिद्ध करने के लिए दे दी है। अब आपने आप ये देखा कि आर टी जो है वो W का सबसेट था, W वेक्टर स्पेस है। अब इसे प्रूव करना है कि आर टी W का सब स्पेस होता है और जो एंटी होता है एंटी सब स्पेस होता है V का। तो वो कहते हैं कि T such that V tends to W where T is linear transformation, then prove that range and null space are subspace of W and V respectively। बहुत दिनों के बाद बुक के शुरू में वेक्टर सब स्पेस आया था। सभी स्पेस के लिए आप प्रूव कर रहे थे कि अल्फा बीटा दो वेक्टर थे, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा ले रहे थे और वो भी उसी सेट को बिलोंग्स कर जाता था, तो वो सब स्पेस की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था। बहुत दिनों बाद सब स्पेस आया है। अब मुझे आर टी को सब स्पेस प्रूव करना है वी का, और एन टी को सब स्पेस डब्ल्यू का, और एन टी को सब स्पेस प्रूव करना है वी का। अब ऐसे लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, वी विल प्रूव दैट RT is subspace of W। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि जो RT है वो सबस्पेस ऑफ W है। अब RT की डेफिनेशन लिखेंगे। RT में Y रहेगा, ये बिलोंग्स टू आएगा W से सच दैट, लेकिन फार्मूला लग करके आना चाहिए Tx इक्वल टू Y वेयर X बिलोंग्स टू V, क्योंकि RT में जो है अब आंसर रहते हैं। अब मुझे RT को अगर सब स्पेस प्रूव करना है तो मुझे यहाँ से दो एलिमेंट ले करके आने पड़ेंगे। ऐसे ले लेते हैं फॉर y1, y2 बिलोंग्स टू RT। अब मैंने RT से दो एलिमेंट लिए हैं, एक एलिमेंट को मैंने y1 कहा है, एक एलिमेंट को y2 कहा है। अब RT में रहने वाला हर एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर बनता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज बनता है। तो यानी कि ये आंसर देने वाले मेरे पास दो V के एलिमेंट भी होने चाहिए। अब ऐसे लिख लेता हूँ मैं, और y1, y2 बिलोंग्स टू RT, देन देयर एग्जिट्स x1, x2 बिलोंग्स टू V such that Tx1 is equal to y1, Tx2 is equal to y2। यानी कि आपने y1 और y2 RT के एलिमेंट लिए हैं, तो RT के एलिमेंट आंसर होते हैं, और आंसर तब बनेगा जब आप x एलिमेंट b का ला करके रखेंगे। तो मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए हैं जो मेरे b से आए हैं, और एक मुझे x1 रखने पर आंसर v1 मिल रहा है, y1 मिल रहा है, और एक आंसर मुझे x2 रखने से वो मिल रहा है, y2 मिल रहा है। अब मेरा RT तैयार हो गया है।
अब ये ले लेते हैं, फील्ड के एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर A, B belongs to F is to imply AX1 plus BX2 belongs to B। ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि B इज वेक्टर स्पेस। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और लीनियर वेक्टर एडिशन दोनों को ये फॉलो करेगा। अब AX1 प्लस BX2 मेरा B का एलिमेंट बन चुका है। अब यहाँ से मैं लीनियरिटी लगाने वाला हूँ, क्योंकि T के आगे एलिमेंट रखिएगा AX1 प्लस BX2, तो ये हो जाएगा ATX1 प्लस BTX2। ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि T इज लीनियर। ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। TX1 की वैल्यू आपके पास y1 बन जाएगी और TX2 की वैल्यू आपके पास y2 बन जाएगी। तो ये हो जाएगा AY1 प्लस BY2। अब यहाँ पर देखिएगा T ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आंसर मिला आपका AY1 प्लस BY2। और जबकि देखिएगा y1 y2 कहाँ से आए थे, RT से आए थे और A और B F से आए थे। अब A B फील्ड के एलिमेंट है और y1 y2 R2 एलिमेंट है और आपने प्रूव कर दिया है कि AY1 प्लस BY2 जो है इमेज है, यानी कि आंसर है। T इमेज है और जो इमेज है वो RT में रहती है, जो भी आंसर है वो RT में रहता है। तो ये हो जाता है इसको इम्प्लाइज AY1 प्लस BY2 इज T इमेज ऑफ AX1 PX2 belongs to B। इसको इम्प्लाइज AY1 प्लस BY2 belongs to RT। इसको इम्प्लाइज RT इज सब स्पेस ऑफ W। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि RT जो है वो सब स्पेस ऑफ W है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि RT के दो एलिमेंट y1 y2 अगर लेकर के चलते हैं तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन लीनियर कॉम्बिनेशन जो तैयार होगा AY1 प्लस BY2 वो भी RT को बिलोंग करता है। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि RT जो है वो W का सब स्पेस है। सेकेंड, we will prove that NP is subspace of B। अब हम सिद्ध करने वाले हैं NP जो है वो सबस्पेस ऑफ B का है। अब NT की डेफिनेशन लगाएंगे। NT में B के वो सारे एलिमेंट रहते हैं जिनका आंसर नल वेक्टर आता है। तो अब ये लिख देते हैं NT इक्वल टू, इसमें एलिमेंट X रहेगा सच दैट और TX इक्वल टू आंसर मिलेगा 0 और बिलोंग्स टू, और 0 जो है वो W का एलिमेंट होना चाहिए। और सब स्पेस सिद्ध करने जाते हैं तो इसके दो एलिमेंट लेते हैं। लेट X1, X2 बिलोंग्स टू NT। इसको इम्प्लाई TX1 इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू W, TX2 इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू W। अब यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट NT के लिए हैं, X1 और X2 लिए हैं मैंने। जब ये मैंने दो एलिमेंट NT के लिए हैं और तो ये NT की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अब ये मैंने NT के दो एलिमेंट X1 और X2 लिए हैं तो ये डेफिनेशन को फॉलो इन्हें करना ही पड़ेगा। तो X1 में T में जब X1 डालूंगा तो भी उत्तर 0 आएगा W का, और जब X2 डालूंगा तो भी W का 0 आएगा। अब दोनों, अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करने वाला हूँ मैं। अब दो फील्ड के एलिमेंट लेता हूँ। फॉर A, B बिलोंग्स टू F, चूँकि T के आगे आप डालिएगा AX1 प्लस BX2, यहाँ लिख दीजिएगा ATX1 प्लस BTX2, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा 2, चूँकि T इज लीनियर। तो ये हो जाएगा M2 0 प्लस B2 0 इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू W। देखिएगा इसका भी आंसर 0 आ गया। इसको इम्प्लाई AX1 प्लस BX2 बिलोंग्स टू NT। अब AX1 प्लस BX2 रखने से आंसर 0 आ रहा है W का, तो यानी कि ये NT में रहता है। इसको इम्प्लाइज NT इज सब स्पेस, NT इज सब स्पेस ऑफ B। और इस प्रकार से जो है आपकी थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
6.3 में थ्योरम है ये। एक टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन of n-dimensional vector space Df, then prove that rank of T plus nullity of T is equal to n dimension of V। तो अब ये समझ लीजिएगा, इस वाले चैप्टर की अच्छी थ्योरम है और इस चैप्टर में सिर्फ एक ही थ्योरम करेंगे। अब थ्योरम भी लगभग बंद होने वाली है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन रह गए हैं हमारे पास। इस चैप्टर में एक ही थ्योरम करनी है, बस ये वाली है। एक पहले हो चुकी है, 2 ही थ्योरम करनी है इसमें। ये अब हमसे कहा गया है कि T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो इसकी डायमेंशन n हो गई। देन प्रूव दैट ये रैंक हो गई, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू होना चाहिए n डायमेंशन ऑफ V। यानी कि किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर अगर हम T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करते हैं तो हमारा फार्मूला ये कहता है कि डायमेंशन ऑफ RT यानी कि रैंक ऑफ T, डायमेंशन ऑफ NT यानी कि नलिटी ऑफ T का जो सम होना चाहिए वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। अब हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। ऐसे ले लेते हैं प्रूफ। नल स्पेस लेते हैं सबसे पहले। लेट एक सेट ले लेते हैं A इक्वल टू α1 α2 डॉट डॉट αk इज बेसिस ऑफ NP। अब ये मान लिया है कि ये NT का बेसिस है। लेट A इक्वल टू α1 α2 डॉट डॉट αk इज बेसिस ऑफ NT। यहाँ पर NT का बेसिस लिया गया है, इसमें जो एलिमेंट है वो नंबर में k बैठ रहे हैं, तो आपकी डायमेंशन ऑफ NT यानी कि नलिटी k आ चुकी है। तो ये हो जाता है डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल टू न्यू T इज इक्वल टू आ चुकी है k। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं ये NT के हैं और NT में रहने वाला जो एलिमेंट होता है उसका सिर्फ एक ही आंसर होता है 0, नल वेक्टर। अब ऐसे डाल देते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ NT कॉमा T α1 is equal to 0 dash, T α2 is equal to 0 dash, dot dot T alpha k is equal to 0 dash। अब यहाँ देख लीजिएगा मैंने 0 डैश डाला है, तो यानी कि मैं कोडोमेन का 0 लेने जा रहा हूँ। तो आप यानी कि ऐसे समझिएगा 0 डैश जो हमने डाला है वो अलग नोटेशन के लिए डाला है, पहचान के लिए डाला है। क्योंकि जैसे हम T इक्वल टू V टेंस टू W लिख रहे हैं, तो मान लो V इक्वल टू R स्क्वायर है, W इक्वल टू R क्यूब है, यानी कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो 2 डायमेंशन का 0 तो होगा 0,0, लेकिन 3 डायमेंशन का 0 होगा 0,0,0। तो इसी बात को अलग करने के लिए नल वेक्टर को 0 ना कह करके 0 डैश कह दिया गया है। अब ये T अल्फा के इक्वल टू जो है वो 0 डैश हो जाता है। अब इस लिमिट को कुछ बढ़ा देते हैं, क्योंकि NT इज सबसेट ऑफ B, ये हम पहले लिख चुके हैं। जो NT होता है वो सबसेट होता है BF का। देन extending the set A, we can get basis of BF। अब हमने यहाँ लाइन लिखी है कि जो NT होता है वो B का सबसेट होता है। अब NT का बेसिस तो हमने तैयार कर लिया है ना। अब NT सब स्पेस है,
तो सब स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो वेक्टर स्पेस से लेस देन इक्वल 1 को फॉलो करती है, तो नॉर्मली लेस देन ही होता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि एन टी का बेसिस अगर हमें पता है और एन टी वी का सब स्पेस है, तो अब हम एन टी को अगर एक्सटेंड कर दें यानी कि बढ़ा दें तो वो वी का बेसिस तैयार हो जाएगा। तो यानी कि जब मैं वी का बेसिस लेने जाऊंगा तो उसमें मैं एन टी के बेसिस के सारे एलिमेंट डालूंगा और प्लस कुछ एलिमेंट जो है और डाल दूंगा। अब इसे ये डाल देते हैं हम यहाँ से, लेट बी इक्वल टू ऐसे बढ़ा देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के, तब तो आ ही गए थे, तब थोड़ा और बढ़ा देते हैं अल्फा के प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा एन इज बेसिस ऑफ बी। अब देखिएगा इसमें एन एलिमेंट है, ये बी का बेसिस लिया गया है, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू आ जाती है एन। अब यह आ जाइएगा बाई फार्मूला। अब बात करते हैं फार्मूले के बारे में, तो रो टी प्लस के इक्वल टू आ जाएगा एन, इसको इम्प्लाई रो टी इक्वल टू एन माइनस के। अब रो टी इक्वल टू एन माइनस के आ चुका है। अब फार्मूला अगर सही है, फार्मूला अगर सही है तो वो हमसे कहता है कि आपकी रैंक का जो आंसर आना चाहिए वो एन माइनस के आना चाहिए। रैंक का आंसर क्या आना चाहिए, एन माइनस के आना चाहिए। रैंक का आंसर क्या आना चाहिए, एन माइनस के आना चाहिए। यानी कि रैंक आर टी का बेसिस है, रैंक आर टी सॉरी रैंक जो है वो आर टी का डायमेंशन है, और डायमेंशन में बेसिस देखना पड़ता है। तो यानी कि रैंक आपकी एन माइनस के आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपका रेंज स्पेस है उसके बेसिस में एग्जैक्टली एन माइनस के एलिमेंट होने चाहिए। अब मैं प्रूफ एक सेट लेने वाला हूँ, जिस सेट में मैं एलिमेंट्स की संख्या एन माइनस के डालूंगा। कितनी डालूंगा, एन माइनस के डालूंगा, और उसे प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो आर टी का बेसिस है। लेकिन यहाँ पर मुझे डेफिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आर टी में वो एलिमेंट रहते हैं, आर टी में वो एलिमेंट रहते हैं जो फार्मूला लगा करके आए हों, यानी कि इमेज बन करके आए हों, यानी कि टी ऑपरेट करने के बाद आए हों। यानी कि जब मैं बी के एलिमेंट पर टी ऑपरेट करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आर टी को बिलोंग्स करेगा। अब अपने ही सेट में से उठा करके बेसिक ढूंढा जाता है, तो मैं एन माइनस के वैक्टर चुनने वाला हूँ और वो मैं आर टी का एक सबसेट तैयार करने वाला हूँ, और वो जो है टी का फार्मूला लगा करके प्राप्त होंगे। अब हम ऐसे लिख देते हैं, वी विल प्रूव दैट वी विल प्रूव दैट सी इक्वल टू, अब एक नया सेट में तैयार कर रहा हूँ सी इक्वल टू, और इतने वेक्टर्स लेने हैं मुझे एन माइनस के। सी इक्वल टू सेट में डालते हैं टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी अल्फा एन इज बेसिस ऑफ आर टी। अब ये सीधे करके दिखाएंगे कि ये जो है बेसिस ऑफ आर टी होगा। अब देखिएगा टी के आगे अल्फा लिखे हुए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल संख्या थी वो एन थी, यहाँ तक के हो गए थे, तो ये बचे एन माइनस के वैक्टर्स, और ये के सारे 20 आए हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर गिनती हम कर रहे हैं तो एन बैठ रही है, यहाँ तक की गिनती के बैठ रही है, तो बाकी वैक्टर मेरे एन माइनस के बचे। ठीक है, ये सारे के सारे वैक्टर बी के हैं, और बी के वेक्टर पे जब आप टी लगा देते हैं तो उस आंसर जो है वो आर टी में चला जाता है। तो ये आगे के जो एन माइनस के वैक्टर हैं इनके साथ मैंने सब पर टी ऑपरेट कर दिया, तो अब ये मेरे एलिमेंट आर टी के हो गए। तो ये मेरा एक आर टी का सबसेट तैयार हो गया, जिसे मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये मेरा बेसिस होगा। और बेसिस के लिए आपको पता ही है, एक एल आई चेक करना होता है, एक एल एस चेक करना होता है। और इस दिशा में चलो कदम बढ़ाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, we will prove that C is a set of Li vectors। अब हम सबसे पहले ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि C जो है सेट ऑफ Li vectors का है। सेट ऑफ Li vectors का है, इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं।
कंसीडर द लीनियर कॉम्बिनेशन। इन एलिमेंट को उठाइएगा और फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और गिनती ऐसे ही कर लेते हैं, ए के प्लस वन टी एल्फा के प्लस वन ए के प्लस टू टी एल्फा के प्लस टू एंड सो ऑन ए एन टी एल्फा एन। मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, इजिकल टू डाल देता हूँ 0 टी लग चुका है तो 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अभी हम लीनियरिटी की परिभाषा में पढ़ चुके हैं, चूंकि टी ए एल्फा अगर होता है तो ये हो जाता है ए टी एल्फा। अब यहाँ से हो जाएगा, इसको इम्प्लाइज टी बाहर आ जाएगा, ए के प्लस वन एल्फा के प्लस वन प्लस ए के प्लस टू एल्फा के प्लस टू एंड सो ऑन ए एन एल्फा एन इजिकल टू 0। अब मजे की बात देखिएगा, टी के आगे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, टी के आगे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये एलिमेंट यहाँ के लीनियर कॉम्बिनेशन से आया है तो ये एलिमेंट बी का हुआ और आंसर आ रहा है 0। यानी कि टी के आगे जब बी का एलिमेंट रखोगे और आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, यानी कि दूसरे सेट का यानी कि कोडोमेन का नल वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये एनटी में रहता है। इस टू इम्प्लाइज ए के प्लस वन एल्फा के प्लस वन प्लस ए के प्लस टू एल्फा के प्लस टू प्लस डॉट डॉट ए एन एल्फा एन बिलोंग्स टू एन टी। अब ये जो एलिमेंट है हमारा एन टी में रहता है। अब देख लीजिएगा एन टी का ये बेसिस तैयार है। अब इसके मैं लीनियर कॉम्बिनेशन से बोल सकता हूँ, क्योंकि ए इज बेसिस ऑफ एन टी देन। अब यहाँ से हम इसे फार्मूले खोल देते हैं, ए के प्लस वन एल्फा के प्लस वन ए के प्लस टू एल्फा के प्लस टू एंड सो ऑन ए एन एल्फा एन। अब ये एलिमेंट, अब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन डाल देता हूँ, ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन एल्फा एन इज टू इम्प्लाई। अब इसे राइट में ले जाता हूँ मैं, ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए एन एल्फा एन माइनस ए के प्लस वन एल्फा के प्लस वन माइनस ए के प्लस टू एल्फा के प्लस टू एंड सो ऑन माइनस ए एन एल्फा एन इक्वल टू 0। अब ये जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे वेक्टर मेरे ये वाले आ गए हैं, लेकिन ये भी बेसिक है। तो 0 तभी आ सकता है जब फील्ड के सारे एलिमेंट 0 हैं, क्योंकि बी इज बेसिस। देन अब वो बेसिस का एलिमेंट है तो मल्टीप्लाई करने वाले सारे 0 होने चाहिए। a1 इक्वल टू a2 डॉट डॉट a के इक्वल टू a के प्लस वन a के प्लस टू डॉट डॉट a n इक्वल टू 0। तो बेसिस की डेफिनेशन के अनुसार फील्ड के जो मल्टीप्लाई करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 0 होने चाहिए। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक के सारे 0 हो गए हैं। अब ये वाली वैल्यू को लेकर के यहाँ आइएगा तो मल्टीप्लाई करके नल वेक्टर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने वाले सारे एलिमेंट 0 हैं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो वेक्टर्स लिए गए हैं ये एलाई वेक्टर्स हैं। इक्वेशन 1 प्रूव दैट C is set of Li वेक्टर्स। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो सेट हमने C लिया था ये वाला, ये सेट ऑफ Li वेक्टर्स है। सेकेंड पॉइंट, we will prove that LC equal to RT। अब हम सिद्ध करने वाले हैं कि अगर C का लीनियर कॉम्बिनेशन आप तैयार करेंगे, लीनियर स्पैनिंग सेट आप तैयार करेंगे तो आपको RT प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें RT प्राप्त करने जा रहे हैं हम। अब एलिमेंट लेते हैं। अब जो एलिमेंट लेने जा रहा हूँ मैं RT का लेने जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ फॉर बीटा बिलोंग्स टू RT। अब बीटा जो मेरा एलिमेंट है वो RT में रहता है। RT में रहने वाला हर एलिमेंट T इमेज होता है, तो यानी कि इसमें कोई आपने B का एलिमेंट रखा होगा जिसका आंसर बीटा बना होगा। फॉर बीटा बिलोंग्स टू RT देयर एग्जिट्स अल्फा बिलोंग्स टू B सच दैट T अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पर डेफिनेशन लगा दी है। T अल्फा इज इक्वल टू हमने लिया है बीटा।
RT में रहने वाला हर एलिमेंट V के किसी न किसी एलिमेंट की T इमेज होती है। तो जब मैंने बीटा RT से लिया तो मैंने V में जाकर के एक एलिमेंट अल्फा चुना और इस तरह से चुना कि आंसर T अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा। अब अल्फा 20 आया है, अल्फा 20 आया और B का बेसिस आपके पास ये है, ये। अब इसे लिख देते हैं बीटा इज इक्वल टू टी, अल्फा के आगे लिख देते हैं, शॉर्टकट में लिख देता हूँ समीशन I इज इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा I, और ब्रैकेट में लिख देते हैं चूंकि B इज बेसिस ऑफ B। B का एलिमेंट मुझे तैयार करना था तो मुझे अपने बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे लेना था, तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले चुका हूँ। अब T मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अब मैं इसमें लीनियरिटी लगा देता हूँ। इस टू इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, समीशन बाहर आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n ए आई टी अल्फा I, ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि T इज लीनियर। यहाँ पर मैंने लीनियर की प्रॉपर्टी लगा दी है, स्केलर जो है बाहर आ जाता है। अब इसे खोल देते हैं, इस टू इम्प्लाई बीटा इज इक्वल टू, ऐसे बोलिएगा A1 T अल्फा 1 प्लस डॉट डॉट ए के T अल्फा के प्लस ए के प्लस 1 T अल्फा के प्लस 1 डॉट डॉट और ए एट T अल्फा n, यहाँ तक खोलिएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा ये सारे के सारे जीरो हैं, तो ये हो जाता है बीटा इज इक्वल टू A1 इंटू जीरो डैश डॉट डॉट ए के इंटू जीरो डैश प्लस ए के प्लस 1 T अल्फा के प्लस 1 प्लस डॉट डॉट ए एन T अल्फा n। अब नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। इसको इम्प्लाई बीटा इज इक्वल टू ए के प्लस 1 T अल्फा के प्लस 1 प्लस डॉट डॉट ए एन T अल्फा n। अब देखिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर चुका हूँ मैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आया है मेरे C का लीनियर कॉम्बिनेशन आया, तो ये LC को डिनोट करेगा, तो ये बिलोंग्स टू हो जाता है LC। इस टू इम्प्लाइज बीटा बिलोंग्स टू LC, इस टू इम्प्लाइज। अब बीटा देखिएगा RT से आया था, तो RT से रहने वाला एलिमेंट LC को बिलोंग्स कर जाता है, इस टू इम्प्लाइज RT इज इक्वल टू LC। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है। अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि जो हमारा C है वो सेट ऑफ Li वेक्टर्स है, और ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि LC इज इक्वल टू RT होगा। सो C is equal to T alpha k plus 1 T alpha k plus 2 dot 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 T alpha n is basis of RT। इस प्रकार से ये बेसिस जो है आपका प्रूव हो जाता है। अब इस चैप्टर में जो है थ्योरम हमारी हो चुकी है। अब इसमें आगे की कोई थ्योरम कोई प्रूव नहीं कराई जाएगी, बस इसमें जो है 8-10 क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ना होगा हमें इसमें, वह उसके बाद लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगी।